Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। तो गाइस, सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन द फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। गाइस, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब वो आयंस में ब्रेक होते हैं इन फ्यूज्ड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन एक्वस स्टेट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। गाइस, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। गाइस, एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो आप लोगों को पता है NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। जब हम इसका सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये कभी भी आयंस में स्प्लिट नहीं होंगे, हमेशा कैसे रहेंगे? कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, NaCl बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इन्हें क्या करेंगे? हीट करेंगे, मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? जो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मॉल्टन स्टेट में हीट करते हैं तो वो हीट क्या करेगा? इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देगा। सिमिलरली जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व कराएंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वाटर के पास स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो वो क्या करेगा? सेपरेट करेगा NaCl को किस में? आयंस में। ये ऑलरेडी आयंस में लेकिन सॉलिड स्टेट में बाउंड है। जैसे मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट की बात करेंगे, इनके बीच की जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा एक आयनिक कंपाउंड क्या हो गया? आयंस में डिसोसिएट हो गया, लेकिन कौन सी स्टेट में? या तो मॉल्टन स्टेट में हम बोलेंगे या फिर एक्वस स्टेट में बोलेंगे। तो गाइस, दिस प्रोसेस जिसमें एक आयनिक कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो गाइस, अब हम समझेंगे आयनाइजेशन। क्या होता है आयनाइजेशन? द प्रोसेस बाय व्हिच polar covalent compounds are converted into ions in water solution is called ionization. Guys, ionization जो होता है वो polar covalent compound का होता है, आयनिक कंपाउंड का नहीं होता, polar covalent compound का होता है। और जो polar covalent compound है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, मतलब कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आप आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब जब हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे सॉलिड स्टेट में तो कोई भी आयंस नहीं है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, कोई भी आयन नहीं है। लेकिन जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो अपने आप आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि आयंस थे नहीं फिर भी आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो उसको हमने क्या बोला? आयनाइजेशन। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो गाइस, यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो ये होगा H बॉन्ड, शेयरिंग होगी क्लोरीन, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, हाइड्रोजन और क्लोरीन में, वो शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ।
HCl, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ। रीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएंगे क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये आयंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। जैसे हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे वाटर में, तो क्या होगा, जो H स्लाइटली पॉजिटिव है और जो Cl स्लाइटली नेगेटिव है, इसके पास आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी सेम होता है, H के पास होता है स्लाइटली पॉजिटिव और O के पास होता है स्लाइटली नेगेटिव। तो क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आ जाएगा जो स्लाइटली नेगेटिव है, और जो क्लोरीन है उसके पास आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का स्लाइटली पॉजिटिव एटम, ठीक है। तो क्या होगा, एक बॉन्डिंग बनेगी अपोजिट चार्ज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है वो सेपरेट हो जाएंगे, और क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ले लेगा, और Cl नेगेटिव आयन। तो गाइस इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो यहां पर एक कोवलेंट कंपाउंड था, क्या है ये, कोवलेंट। कोवलेंट क्यों था, क्योंकि शेयरिंग हुई थी। लेकिन हमने जब इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिटेल में समझा तो हमने इसको नाम दिया पोलर कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो एग्जैक्टली मिड में नहीं थे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दिया। और जैसे हमने वाटर में इसको ऐड करा तो आपने देखा क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल के पास भी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव है, बिकॉज अगेन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। मतलब सामने वाले कंपाउंड को अगर वो आयनिक कंपाउंड है या फिर उसमें स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव है तो उसको ब्रेक कर देता है किसमें, आयंस में, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आयनाइजेशन। गाइस अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कैटाइन की, मेटल की भी बोल सकते हैं कैटाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हमें इस सीरीज की हेल्प से ही समझना है कि कौन सा कैटायन और एनायन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर और एनोड पर। तो गाइस चलिए सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायन। तो गाइस ये हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायन। अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना। गाइस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है रिएक्टिविटी सीरीज में के, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको हायर क्लासेस में बता दिया जाएगा। हाल फिलहाल इसको देखते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। गाइस क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे वो कैटायन उतना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, एटम बना लेगा। मतलब सपोज करिए इन सब ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, अगर इन सबको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो कैटायन जो इस सीरीज में सबसे नीचे है वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गेन करेगा। समझ में आ गया, इसलिए हमें इस सीरीज को बहुत अच्छे से लर्न करना है, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों को ये लर्न है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है रिएक्टिविटी सीरीज के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब जो मेन पॉइंट आपको समझना है, लोअर द पोजीशन ऑफ द कैटायन इन दी सीरीज। गाइस लोअर द पोजीशन ऑफ कैटायन इन दी सीरीज, मोर
इजिली गेट डिस्चार्ज एट कैथोड। क्या होगा, कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनाइन। राइट, जैसे कैटाइन की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सेम एनाइन की भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। क्या है, गाइस दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायन। और अगेन जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा एनोड पर। लोअर द पोजीशन ऑफ द एनायन इन द सीरीज मोर इजिली गेट डिस्चार्ज एट एनोड। ठीक है, तो इसको फिर से समझते हैं। गाइस सपोज करिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो कौन पहले जाएगा कैथोड पे डिस्चार्ज होने, जो सीरीज में लोअर पोजीशन पर होगा। मतलब हाइड्रोजन पहले जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पे। सिमिलरली एनाइन के केस में अगर मेरे पास क्लोरीन है और OH नेगेटिव है तो अगेन कौन पहले जाएगा, OH नेगेटिव पहले जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा एनोड पर। ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ कैटायन और एनायन हेल्प करता है ये पता करने में कि कौन सा एलिमेंट सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लूज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाइस अब हम समझेंगे प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन एट इलेक्ट्रोड्स। गाइस सपोज करिए कोई किसी सब्सटेंस का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास 2 कैटायन या 2 एनायन है, उससे ज्यादा कैटायन एनायन है। तो कौन सा कैटायन पहले जाएगा, कौन सा एनायन डिस्चार्ज होगा एनोड पर, ये हम कैसे पता करेंगे। तो गाइस इसके 3 मेजरमेंट हैं। सेलेक्टिवली डिस्चार्ज ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। गाइस फर्स्ट वन तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है। जो कैटायन और एनायन लोअर पोजीशन पर होगा वो इजिली डिस्चार्ज होगा कैथोड पर या फिर एनोड पर, डिपेंड करेगा कैटायन है या फिर एनायन है। सेकेंड पॉइंट, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन। सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन। गाइज यहां पर पोजीशन के साथ साथ एक और फैक्टर काम करता है, कंसंट्रेशन। अगर किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, भले उसकी पोजीशन अपर है, लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो पहले वो डिस्चार्ज हो। अगर कैटायन है तो कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, एनायन है तो एनोड पे डिस्चार्ज होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एंड थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कैथोड पर कौन सा सब्सटेंस ऑब्टेन होगा और एनोड पे कौन सा सब्सटेंस ऑब्टेन होगा। इसको हम समझते हैं एक एक करके। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। जितनी लोअर पोजीशन होगी उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर कैटायन है, और एनायन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या होगा, ऑब्टेन हो जाएगा कैथोड पे और एनोड पे। ठीक है, सेकंड रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये फैक्टर फर्स्ट वाले को कभी कभी अपोज करता है। अगर पोजीशन अपर है, सपोज करिए मैग्नीशियम है और इसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज ना हो कैथोड पे, क्या हो, मैग्नीशियम हो। तो वो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे मालूम पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, सब्सटेंस का मोल्टन स्टेट लेते हैं, एक्वस स्टेट नहीं लेते। रीजन कि अगर हमें मालूम पड़ रहा है कि यार ये पहले डिस्चार्ज होगा लेकिन हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही कैटायन और एक ही एनायन के सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं। और थर्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स को, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, चलिए उसको आगे समझेंगे। तो गाइस एग्जांपल समझते हैं फर्स्ट और सेकंड का। तो गाइस मैंने एक सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर इसमें मैं आयंस की बात करूं तो कैटायन जो प्रेजेंट होंगे, कैटायन जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव आया कॉपर सल्फेट से और H पॉजिटिव आया वाटर। ठीक है, और जो एनायन प्रेजेंट होंगे, एनायन जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे,
SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने लिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो गाइस चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिया एक्वस कॉपर सल्फेट, और कैसे लिया मैंने, डाइल्यूट लिया। डाइल्यूट मतलब जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है कॉपर सल्फेट से। ठीक है गाइस, अगर मैं आयंस की बात करूं तो कैटाइंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, कैटाइंस यहां पे प्रेजेंट होंगे Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, और एनाइन की बात करूं तो यहां पर प्रेजेंट होंगे SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखा जाए कैटाइन में कौन सा कैटाइन नीचे आ रहा है सीरीज में। गाइस यहां पे मैं मिस कर गया हूं कॉपर को, यहां पे कॉपर B आएगा हाइड्रोजन के नीचे। ठीक है, तो गाइस यहां पर जो कॉपर है वो सीरीज में लोअर है। ठीक है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर जाएगा। और अगर मैं एनाइंस की बात करूं तो सीरीज में सबसे नीचे कौन है, OH नेगेटिव, तो यहां पर कौन जाएगा, OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फैक्टर काम करा, फर्स्ट फैक्टर काम करा। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन हम डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं NaCl का। ठीक है, डाइल्यूट मतलब वाटर का कंसंट्रेशन अभी भी ज्यादा है। यहां पर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। NaCl से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आया और वाटर से H पॉजिटिव OH नेगेटिव आया। ठीक है, चलिए प्रेफरेंशियल टेबल में देखते हैं कौन है। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कौन है नीचे, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर। ठीक है, और Cl नेगेटिव OH नेगेटिव में से कौन जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अगेन सीरीज काम कर रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज काम करती है। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लूं एक्वस NaCl का, कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो गाइस आयंस तो वही रहेंगे, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब यहां पर हमने क्या नोटिस करा, जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा तो हमने नोटिस करा कि कैथोड पे तो H पॉजिटिव ही जा रहा है, लेकिन एनोड पर Cl नेगेटिव जा रहा है। रीजन समझते हैं गाइस। H पॉजिटिव क्यों गया, फर्स्ट फैक्टर, क्योंकि H पॉजिटिव की जो पोजीशन है वो सोडियम से नीचे है और काफी नीचे है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो क्लोरीन की पोजीशन तो ऊपर थी, OH से फिर भी क्लोरीन गया। तो यहां पर हमने कैसा सॉल्यूशन लिया है, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है NaCl का वो ज्यादा है वाटर से, यानी कि क्लोरीन का कंसंट्रेशन, क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन किससे ज्यादा है, OH नेगेटिव आयन से। तो यहां पर प्रेफरेंशियल टेबल काम नहीं करी, फर्स्ट पोजीशन काम नहीं, फर्स्ट पॉइंट काम नहीं करा, सेकंड पॉइंट काम करा। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन से इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा कैटायन माइग्रेट कर रहा है कैथोड की तरफ और कौन सा एनायन माइग्रेट कर रहा है एनोड की तरफ। ठीक है, तो गाइस ये हो गया फर्स्ट 2 पॉइंट का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट का कंसेप्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड। लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे इनर्ट एंड एक्टिव। ठीक है, कैथोड एनोड होते हैं वो रॉड जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इनर्ट और एक्टिव का क्या कंसेप्ट है गाइस, पहले एग्जांपल समझते हैं। इनर्ट का एग्जांपल है ग्रेफाइट, प्लैटिनम और गैस कार्बन, ये हमारे कैसे हैं इनर्ट। और एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब ऑल एक्टिव
metals like सोडियम, कॉपर। ठीक है, अब गाइस क्या होगा अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो यहां पर हम अगेन एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो गाइस हमने अगर कैथोड इनर्ट लिया और एनोड भी इनर्ट लिया तो क्या होगा? तो गाइस रिएक्शन एट कैथोड होगी, रिएक्शन एट कैथोड होगी, क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? Cu बनाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड, राइट। एनोड पे क्या होगा गाइस? एनोड पे OH नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव कहां से है? वाटर से, और वाटर OH नेगेटिव SO4 नेगेटिव से नीचे आता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा? OH। ठीक है, और वो फिर आगे कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। यहां पे आपको समझ में आ गया कि इनर्ट होने पर Cu2 पॉजिटिव कैटायन गया कैथोड की तरफ, एनायन गया एनोड की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैथोड यूज करूं एक्टिव और एनोड यूज करूं एक्टिव, आगे समझिएगा, एक्टिव कैथोड अगर मैंने लिया है तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगेन कॉपर ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा? Cu और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। यानी कि कैथोड एक्टिव हो या इनर्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हैं। अब समझते हैं एनोड पे क्या फर्क पड़ेगा। गाइस थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, अब मेरा एनोड एक्टिव मेटल है, ठीक है, OH नेगेटिव क्या कर रहा है? OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और किसको दे रहा है? एनोड को दे रहा है, और एनोड कौन है? मेरा एक्टिव मेटल। तो सोचिए क्या एक्टिव मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नहीं, वो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहां पर एनोड की जो रिएक्शन है, एनोड पे जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी, क्या होगी? अब गाइस एक्टिव मेटल ले रहे हैं, सपोज करिए हम कॉपर का ही ले रहे हैं, कॉपर का ले रहे हैं, तो क्या होगा इस केस में? जो एनोड है मेरा कॉपर का, एनोड, वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? Cu2 पॉजिटिव बनाएगा और एनोड से किस में आ जाएगा? सॉल्यूशन में। ये था मेरा सॉल्यूशन और ये कहां चला गया? कैथोड पर, और एनोड खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी कि अगर मेरा एनोड एक्टिव मेटल होगा तो कोई भी एनायन डिस्चार्ज नहीं होगा, किस पर? एनोड पर। खुद एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या होगा? कॉपर आयन, मतलब अपना कैटायन बनाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्लियर है? तो गाइस इस केस में जब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। रीजन, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके कैटायन और एनायन हमें ऑब्टेन हो रहे हैं कैथोड और एनोड पर। लेकिन जब हम एक्टिव एनोड लेते हैं तो वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ साइज ऑफ एनोड डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन में क्यों चेंज नहीं आता इलेक्ट्रोलाइट के? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट से एक कॉपर आयन जाएगा कैथोड पर तो एनोड से वापस एक कॉपर आयन आ जाएगा सॉल्यूशन में। यानी सॉल्यूशन को तो कोई फर्क ही नहीं गया पड़ा ना, एक गया दूसरा आया, किसको कहां चेंज आया? एनोड पे चेंज आया, क्योंकि एनोड से वो कॉपर मेटल टूट के आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जाएगा। समझ में आ गया? तो गाइस बस इतना याद रखना आप लोगों को कि अगर एनोड इनर्ट है तो हमारा एनायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वहीं पर ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन हमारा अगर एनोड एक्टिव है तो एनायन डिस्चार्ज नहीं होता है एनोड पर, वो खुद एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन बना के सॉल्यूशन में आ जाता है। तो गाइस ये हो गए वो पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि कौन सा कैटायन कौन सा एनायन माइग्रेट करेगा कैथोड एनोड पर, साथ में क्या रिएक्शन होगी कैथोड पर और क्या रिएक्शन होगी एनोड पर। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।